गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पॉलीमर चैप्टर्स जो कि कंप्लीट हो चुका है उसमें पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीमर जो है वह आपके सिलेबस में से टोटल मार्क्स में से 3 मार्क्स कंटेन करता है, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 लाइनर आंसर के होते हैं और बड़ा ही ईजी सा ये चैप्टर था। सबसे पहले ये चैप्टर आप लोगों को इसलिए पढ़ाया गया है कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ा सा अपने आप को ढाल सकें। आपको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, फ़ॉन्ट साइज से रिलेवेंट कोई दिक्कत हो, वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, आपको लिंक नहीं मिल पा रहा हो, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। 2020 अभी जो 17 मार्च को पेपर लगा था उसमें जो पहला क्वेश्चन था कि संघनन और योगात्मक बहुलक में कोई 2 अंतर लिखिए। संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक में अंतर। योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने से पहले अपने सारे पीछे वीडियो ध्यान से देखने पड़ेंगे, तब आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि योगात्मक बहुलक जो होते हैं उनमें जो इकाइयाँ होती हैं वह असंतृप्त एकलक इकाइयाँ होती हैं, जबकि जो संघनन बहुलक होते हैं उनमें द्विक्रियात्मक समूहयुक्त या त्रिक्रियात्मक समूहयुक्त एकलक इकाइयाँ होती हैं। योगात्मक बहुलक की प्रक्रिया जब चल रही होती है तो किसी भी छोटे अणु जैसे NH3, ROH, H2O, HX आदि का निष्कासन नहीं होता है, जबकि जब संघनन बहुलक बनते हैं तो इन छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। यह है योगात्मक और संघनन बहुलक में अंतर। इसी साल जो एक और क्वेश्चन आया वह था जैव निम्नीकृत बहुलक व अजैव निम्नीकृत बहुलक में विभेद कीजिए, यानी कि इनमें अंतर बताइए। अब आप समझते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक वे होते हैं जो एंजाइम क्रियाविधियों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जबकि जो अजैव निम्नीकृत बहुलक हैं वह अपघटित नहीं होते, इसीलिए उनके निस्तारण की एक बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2019 के पेपर में जो सवाल आए वो पहला सवाल यह है, जैव निम्नीकृत बहुलक का एक उदाहरण लिखिए। देखिए जैव निम्नीकृत बहुलक कौन कौन से हैं। एक था पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, एक था PGA, एक था पॉलीकैप्रोलैक्टोन, एक था नायलॉन 2, नायलॉन 6, एक था PHBV। आपको इनमें से किसी भी एक का नाम लिखना था। नाम लिखने के साथ साथ आप लोगों को उसकी स्ट्रक्चर भी वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है ब्यूना N बहुलक की एकलक इकाइयाँ लिखिए। ब्यूना N, ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ब्यूना N। ब्यूना N जो है वह बनता है किससे? ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। ब्यूटाडाइन यानी CH2, यह है ब्यूटाडाइन, और यह है एक्रिलोनाइट्राइल। तो जो ब्यूना N है उसकी एक एकलक इकाई हो गई ब्यूटाडाइन और दूसरी एकलक इकाई हो गई है एक्रिलोनाइट्राइल। इसी साल अगला एक क्वेश्चन आया है कि बहुलक के लिए बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है। बहुपरिक्षेपण घातांक हम लोग पढ़ चुके हैं
पीडीआई। ठीक है, हम लोगों ने लिखा है कि पीडीआई जो होता है वह होता है किसके अनुपात का बराबर? वह होता है भार औसत अणुभार बट्टा संख्या औसत अणुभार। भार औसत अणुभार तथा संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है उसे हम लोग बहुपरिक्षेपण घातांक पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2018 में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे देखिए। 2018 में जो क्वेश्चन आया वह है बहुलकों का भार औसत अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। क्या पूछा है आप लोगों से? भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार को हम लोग इस तरीके से लिखते थे और भार औसत अणुभार का जो फॉर्मूला था वह था समेशन NI स्क्वायर अपॉन समेशन NI। यह जो अनुपात है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? भार औसत अणुभार को प्रदर्शित करता है। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में प्रयुक्त बहुलक की एकलक इकाई का नाम लिखिए। न चिपकने वाली सतह है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा जो बहुलक है जो न चिपकने वाली सतह युक्त बर्तनों के लिए काम आता है उसमें कौन सी एकलक इकाई काम आती है? तो ऐसा जो बहुलक होता है वह होता है टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन जो है उसकी एकलक इकाई जो है वह होती है ये, जिसका नाम है 1122 टेट्रा फ्लोरो एथीन, या हम लोग इसे टेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह है समबहुलक व सहबहुलक। समबहुलक व सहबहुलक के एक एक उदाहरण, एक एक एग्जाम्पल पूछे। तो समबहुलक होते क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं। समबहुलक का मतलब यह है कि वे बहुलक जिनमें जो एकलक इकाइयाँ होती है वो एक जैसी होती है। देखिए, टेफ्लॉन एक ऐसा बहुलक है जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ काम आ रही है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पॉलीथीन, पॉलीब्यूटाडाइईन, पॉलीआइसोब्यूटिलीन, क्लोरोप्रीन, वाइनिल पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये ऐसे बहुलक हैं जो समबहुलक के उदाहरण हैं। हम लोग आगे जब बात करते हैं सहबहुलक की, तो सहबहुलक का मतलब जिसमें अलग अलग या एक से ज़्यादा प्रकार की एकलक इकाइयाँ काम आती हों। जैसे हम लोग बात करें नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलीन, ब्यूनाएन, ब्यूनाएस, ये बहुत सारे बहुलक हैं जो सहबहुलक का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2017 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें जो पहला सवाल है वह है टेफ्लॉन व पीवीसी के रासायनिक सूत्र लिखिए। आप लोगों से टेफ्लॉन बहुलक और पीवीसी बहुलक की संरचना पूछी है, रासायनिक सूत्र पूछे हैं। आप लोगों से उनकी एकलक इकाइयाँ नहीं पूछी है, बहुलक की संरचना। तो टेफ्लॉन जो है उसकी संरचना या उसकी रासायनिक सूत्र उसका यह होता है, जबकि जो पीवीसी है उसका रासायनिक सूत्र ये होता है। यह है टेफ्लॉन और यह है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 2017 का, जैव निम्नीकरण बहुलक के 2 उदाहरण दीजिए। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं
जैव निम्नीकृत बहुलक के उदाहरण जो हैं वह 2020 में आए सवाल में आया था और हम लोग उसके उदाहरण वहाँ पढ़ चुके हैं। टेरिलीन के बनने में प्रयुक्त एकलक इकाई टेरिलीन, या जिसे हम लोग कहते हैं डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक अम्ल के बहुलीकरण से, संघनन बहुलीकरण होता है दोनों का, और उससे जो बहुलक बनता है उसे हम लोग कहते हैं टेरिलीन। यह है टरथेलिक अम्ल, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेन 1,2 डाईऑल, ये जो हैं वो टेरिलीन या डेक्रोन की एकलक इकाइयाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2016। देखिए, समबहुलक व सहबहुलक की परिभाषा। समबहुलक और सहबहुलक के उदाहरण यहाँ पहुँचे थे। तो समबहुलक वे बहुलक इनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ काम आती हैं। सहबहुलक वे बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ प्रयुक्त होती हैं। जब भी कभी आप लोगों से किसी भी सवाल के लिए परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग अपने आप ही उसके साथ उसका उदाहरण जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है वह बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3 कार्बन युक्त नाइट्राइल, एक नाइट्राइल है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो अगर एक नाइट्राइल है जिसमें कार्बन की संख्या 3 है तो उसकी स्ट्रक्चर संभवतः ये होगी, तो यह हो गया CH2 डबल बॉन्ड और ये CH, यानी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? एक्रिलोनाइट्राइल की। के परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन करवाने पर प्राप्त बहुलक, जब हम लोग इसका बहुलकन करवाएंगे तो जो बहुलक मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे CHCN, ये बोलेगा N। यह क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। ये आप लोगों को लिखाया नहीं गया, आप लोग इसे अपने सिलेबस में ऐड कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और यह है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। रासायनिक समीकरण ये हो गई इसकी, हम लोग इसको परोक्साइड की उपस्थिति में बनाएंगे तो इसके साथ ये लिख दिया परोक्साइड। ठीक है, डेक्रोन की एकलक इकाइयों की संरचना दीजिए। ये टेरिलीन या डेक्रोन एक ही बात होती है। 2017 में भी आया है सवाल ये, और 2016 में भी, जिसका जवाब हम लोग पहले लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2015 के बारे में। देखिए, 2015 में जो सवाल है उसमें है कि समझाइए कि वल्कनीकृत रबर जो है वह एक प्रत्यास्थ बहुलक है। हम लोगों ने पीछे ये पढ़ा है कि प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता कम होती है। उसे गंधक के साथ गर्म करके उसमें कुछ तिर्यक बंध बनाए जाते हैं। जो बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं उनमें सल्फर जो है वो तिर्यक बंध बना लेता है, और तिर्यक बंध ही वास्तव में प्रत्यास्थता का मुख्य कारण होता है। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, यह है प्राकृतिक रबर की संरचना। ये जो बॉन्ड हैं ये टूट जाने के बाद जब इनके बीच सल्फर जो है वह तिर्यक बंध बना लेता है तो इन तिर्यक बंधों के बनने से उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। अगला सवाल है योगात्मक बहुलीकरण और संगणनी बहुलीकरण में अंतर, जो हम लोग सबसे पहले जब हम लोगों ने 2020 के जो सवाल पढ़े थे उनमें ये आया था।
ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं? 2014 में ये सवाल आया हुआ है। ताप दृढ़ बहुलक वे बहुलक जो ताप में या जिनको ज़्यादा गर्म किया जाता है तो दुर्गलनीय हो जाते हैं। हम लोग इन्हें बार बार अपनी इच्छा से इच्छित आकृति में नहीं ढाल सकते हैं, जैसे कि बेकेलाइट, क्योंकि इनमें जैसे ही आप गर्म करोगे तिर्यक बंधों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और तिर्यक बंधों की संख्या बढ़ने से ये दुर्गलनीय हो जाते हैं। अगला जो सवाल है वह है PHBV बहुलक जो है PHBV उसकी एकलक इकाइयों की बात कीजिए। एकलक इकाइयाँ क्या होती है उसकी? पहली ये जिसका नाम है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, ये हो गई PHBV की एकलक इकाइयाँ। नायलॉन 6,6 किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? नायलॉन 6,6 जो है वह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, यह हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, तो यह हो गया एडिपिक अम्ल। इन दोनों के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होने वाला बहुलक है, जिसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये हो गया नायलॉन 6,6। ठीक है, तो इस प्रकार ये पिछले कुछ सालों के कुछ सवाल थे जो आप लोगों को काम आएंगे। कल आप लोगों को जब ये वीडियो मिलेगा तो इसी के साथ आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो यहाँ पे नहीं है, इसमें आप लोगों को उनको सॉल्व करना है और इवनिंग तक मुझे मेरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।